लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 23 तक को कवर किया था। आज हम लोग सेक्शन 24 टू 27 तक को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 से। सेक्शन 24 बताता है एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन पार्ट। ये बताता है ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो। समझते हैं इसको एक बेसिक्स एग्जांपल से। मान लीजिए दो पार्टीज है ए और बी। ए बी को मेडिसिन प्लस ड्रग्स सप्लाई करता है। अब यहाँ कंसिडरेशन देखिए लीगल है, मेडिसिन के बेसिस में किया जा रहा है, पर ऑब्जेक्ट क्या है? ड्रग्स बेचना, जो कि इनलीगल है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्शियली लीगल हो और पार्शियली इनलीगल हो, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाता है। अब समझते हैं सेक्शन 24 के केस लॉ को, जिसका नाम है निमिष अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2021। An agreement to withdraw criminal complaint after receiving payment for the same cannot be regarded as any lawful term and is void. इस केस में कोई पर्सन क्रिमिनल कंप्लेंट पे चार्ज किया जाता है तो उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट को विड्रॉ किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर से क्रिमिनल चार्जेस हटाए जाते हैं। तो इसमें कंसिडरेशन पेमेंट के थ्रू होती है, यानी कि उसको पैसा दिया जाता है, तो पैसा देने के बाद वो क्रिमिनल कंप्लेंट विड्रॉ कर दी जाती है। तो ये चीज़ें लॉफुल नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो, दोनों में डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट में कंसिडरेशन बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, यानी कि पहले हम लोग एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कंसिडरेशन क्रिएट कर देते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड हो जाए। अब और वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय डिफॉल्ट शुरुआत से ही वॉइड है, इसमें कोई चेंजेस या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं डाली गई। ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही वॉइड है, इसमें इंक्लूड होते हैं माइनर, अनसाउंड माइंड पीपल, डिसक्वालिफाइड पर्सन। अगर कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट वॉइड कहलाएगा, अनसाउंड माइंड के साथ करेंगे बाय डिफॉल्ट वॉइड कहलाएगा, या फिर डिसक्वालिफाइड ऐसे पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब समझते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 बताता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt। अब यहाँ से कंसिडरेशन की मीनिंग चेंज हो जाती है। सेक्शन 24 बताता है, पहले ये कंसिडरेशन बताता है कि अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वैसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, लेकिन सेक्शन 25 उल्टा बता रहा है। यहाँ ये चेंज हो जाता है, ये बताता है कि कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो भी वो वॉइड नहीं होगा जब वो रजिस्टर्ड हो या फिर पहले से ही दोनों पार्टीज ने इसके बारे में एग्रीमेंट किया हो। कोई नियर रिलेशन के हो, यानी कि आपस में भाईचारे की वजह से या फिर कोई दोस्ती की वजह से कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं गया हो लेकिन एग्रीमेंट कर दिया गया हो, या फिर किसी को कोई गिफ्ट दिया हो लव और अफेक्शन के बेसिस में, मतलब कि कोई रिलेशनशिप के बेसिस में उन्होंने आपस में कंसिडरेशन किया ही ना हो, या फिर कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस की हो, यानी किसी पर्सन ने किसी दूसरे व्यक्ति का कोई काम पहले किया होगा, उसी खुशी में आके उस सामने वाले पर्सन ने उसको कुछ चीज दे दी, तो ये चीज बिना कंसिडरेशन की कर दी गई है, यानी कि वो उस काम से यानी कि उसकी सर्विस से वो पर्सन खुश हो गया तो उसने ये कंसिडरेशन कर दिया, तो उसने ये चीज उसको दे दी। तो यहाँ पे एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हो गया। अब समझते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 बताता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज किसी दूसरे पर्सन को शादी करने से रोके तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाता है। ए बी को सी से शादी करने से रोकता है और अगर कहता है कि अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब यहाँ देखिए उसको पैसे देके रोका जा रहा है, यानी कि मैरिज का रेस्ट्रेंट हो रहा है, यानी कि मैरिज को यहाँ पे रोका जा रहा है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ माइनर को रोका जा सकता है, यानी कि अगर माइनर शादी करे और उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में रोका जा रहा है तो वो वॉइड नहीं है, वो वैलिड कहलाएगा। ये बताता है सेक्शन 26। अब समझते हैं सेक्शन 26 के केस लॉ को, जिसका नाम है लोई वर्सेस पीएस। इसमें हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। इसमें हस्बैंड वाइफ से प्रॉमिस करता है मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। लेकिन यहाँ हस्बैंड शादी कर लेता है और वाइफ फिर चली जाती कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, यानी कि यहाँ दूसरे पर्सन को रोका जा रहा है शादी करने के लिए। सेक्शन 27 बताता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। पहले हमने समझा था कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं जिसमें सामने वाली पार्टी को शादी करने से रोका जाए। अब सेक्शन 27 क्या बताता है ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सामने वाले पर्सन को हम बिजनेस रन करने से रोकते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाया जाएगा। अब समझते हैं कुछ एक्सेप्शंस को जो कि पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 11 का क्लॉज बी ये बताता है अगर कोई पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके पहले से ये कहते हैं कि हम कोई दूसरा बिजनेस नहीं रन करेंगे
तो इससे रोका जा सकता है। फिर पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 36 का क्लॉज 2, अगर कोई पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर उस फर्म को लीव करता है, यानी कि उस फर्म को छोड़ के चला जाता है, तो ये लोग पहले से एग्री करते हैं कि वही सेम पार्टनर कोई सेम बिजनेस बाहर जाके नहीं रन करे। फिर बताता है पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 53, अगर कोई पर्सन अपनी गुडविल सेल कर देता है दूसरे पर्सन को, तो भाई उसी नाम से या फिर उसी ब्रांड से सेम बिजनेस नहीं रन कर सकता। फिर बताता है पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 54, अगर कोई कंपनी में आपस में पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अपनी फर्म बंद करना चाह रहे हैं या फिर कंपनी डिसॉल्व होती है, तो वही सेम पार्टनर्स सेम कंपनी बाहर कहीं नहीं खोल सकते, क्योंकि उन्होंने आपस में एग्री करके कंपनी को डिसॉल्व किया। देखते हैं सेक्शन 27 के इंपॉर्टेंट केस लॉ को, जिसका नाम है नॉर्दर्नफेल्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्दर्नफेल्ड गन्स एंड एम्यूनिशन कंपनी लिमिटेड। प्रिंसिपल ऑफ reasonableness was evolved for the agreement in restraint of trade, wherein it was held that if the restraint is for the protection of trade or public interest, the agreement will not be void. ये बता रहा है अगर हम सामने पर्सन को ट्रेडिंग या फिर कोई ऐसा बिजनेस करने से रोकते हैं जिसमें उसी का फायदा हो, यानी कि हम सामने पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड नहीं है। मान लीजिए दो पर्सन है, दोनों की गन शॉप है, उन्होंने अपनी दुकान एक दूसरे को बेच दी, दोनों ने फिर 30 साल तक कोई बिजनेस किया ही नहीं, तो ऐसा रिस्ट्रेंट कोर्ट के अकॉर्डिंग वॉइड नहीं है, क्योंकि इन्होंने 30 साल तक कोई बिजनेस रन किया ही नहीं है, जो कि एक रीजनेबल टाइम के बारे में बात करता है। आई होप आपको सेक्शन 24 से 27 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।